नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जगत 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी अब तक की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के उद्घाटन से कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो आयोजित होने जा रहा है, जहां पर 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। पीएम मोदी दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। ये देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। इसमें 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। जानकारी आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में ही कुल 13 ऐसे अलग अलग स्थान हैं, जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए बूम, नए स्थापन और नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए इस एक्सपो का आयोजन हो रहा है। इसी में ही कुल छोटे से लेकर बड़े तक 100 के आसपास इनॉग्रेशन भी होने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जुड़ी हुई भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो से, जहां पर अब से कुछ ही देर में इस एक्सपो का उद्घाटन दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस दौरान किस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, यह भी देखना बेहद खास होगा। यहां पर 100 से ज्यादा नए वाहनों को लॉन्च भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ की, जो इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र है। भव्य दिव्य महाकुंभ को निहारने के लिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरों को आंखों में समाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम तट पहुंच रहे हैं और महाकुंभ रोज नित्य नए रिकॉर्ड भी स्थापित कर रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 दिन में 7 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर 13 तारीख को शुरू हुआ महाकुंभ लगातार एक एक दिन के साथ आगे बढ़ रहा है और रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी जो संगम घाट है, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां पर संगम होता है, वहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश से भी सैलानी पहुंच रहे हैं और कुल देखा जाए तो सरकार यहां पर करोड़ों लोगों की आमद का अनुमान लगा रही है। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। उनमें श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती है। तो महाकुंभ में अनेक अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं, कई जानी मानी हस्तियां भी संगम में आस्था की डुबकी लगा रही हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अनुज हनुमंत महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ अपने विविध रंगों के लिए जाना जा रहा है और इस महाकुंभ की जो आकर्षण छटा है वो ये है कि हर तरह के व्यक्तित्वों से आप यहाँ मिल सकते हैं। संत तो हैं ही, इसके साथ साथ ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हैं ऐसे भी कई महान विभूतियाँ यहाँ पर हैं। प्रयागराज की धरती के उपजे लोग यहाँ पर बसे जो हैं, ऐसे महान लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। सर, लोगों को अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत ही गूढ़ विषय है। आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला, मूलतः वेद के 6 अंग हैं
और छठवें अंगों में ज्योतिष भी एक अंग है। तो ज्योतिष स्वयं एक वेद है। तो मतलब वेद का जैसे हमारे पूरे शरीर में आंखें होती हैं, उसी प्रकार ज्योतिष वेदों का नेत्राय है। तो नेत्र का मतलब सब कुछ होता है, जहाँ सब कुछ दिखाई देता है। और जहाँ तक बात ये जो हमारे पर्व हैं, हमारा कुंभ है, हमारी जितनी भी चीजें, ये सब मुहूर्तों के आधार पर बनती हैं। जैसे जब कभी प्रयागराज में वृषभ राशि में गुरु आते हैं, मकर राशि में सूर्य आते हैं, तो प्रयाग में कुंभ होता है। ये मूलतः देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है। जैसे हमारा बरसात में पानी की बाढ़ आती है, तो इस समय हमारे सनातन धर्म की और धार्मिक और आस्था वाले लोगों के बाढ़ का समय है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 20,000 वर्षों से चल रहा है। मूलतः हमारे ऋग्वेद का एक मंत्र है, कहा गया है वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु मेति जिन्नान्या पंथा विद्यते नाये। ऋग्वेद का मंत्र है। हमारे कुछ ऋषियों ने उस परम पिता परमात्मा को सूर्य के अंदर तम के बाद उसको उन्होंने देखा। उन्होंने लोक कल्याण के लिए इसी प्रयागराज की स्थली पर इकट्ठा हुए, केवल उस पुरुष को जानने के लिए, समझने के लिए। उस पुरुष के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांडों की, जगत की और समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे इसी प्रयागराज में सारे महात्माओं की गोष्ठी हुई, विचार मंथन हुआ। और विचार मंथन के बाद जो सारे संसार के लिए नियम बनाए गए, कैसे हम पशुत्व से मनुष्यत्व को धारण करें, मनुष्यत्व से दैवत्व कैसे प्राप्त करें, दैवत्व से ब्रह्मत्व कैसे प्राप्त करें, मूलतः ये चिंतन प्रयागराज की भूमि से ही हुआ है। प्रयाग का मतलब जहाँ प्राचीन कालों से यज्ञ होता रहा, वो प्रयागराज रहा है। दूसरा, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन। प्रथम यज्ञ हुआ मतलब सैक्रिफाइसेस, जहाँ किसी स्वार्थ की चर्चा नहीं हुई, केवल परमार्थों की चर्चा हुई। ऐसे लोगों के समूह ने यहाँ पर चिंतन किया, और चिंतन के बाद तानि धर्माणि प्रथमान न्यासन, सारे मानव जाति के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया। मूलतः तभी से ये प्रयाग प्रसिद्ध है और हमेशा से चलता रहा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा सनातन धर्म में कई चीजें आई, कई धर्म, कई विचारधाराएं आई, मुस्लिम आए, आपके मुगल आए, अंग्रेज आए, मूलतः इसी कुंभ ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को बचाया हो रहा है। ये क्रांति के, सनातन धर्म की क्रांति का ये समय है। मूलतः ये एक विचारधारा और क्रांति वैज्ञानिक विधा है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर के कैसे ऐसी विचारधारा हमारे हो, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से आया, यहीं से उत्पन्न हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिना कहाँ से आया, यहीं से उत्पन्न हुआ। यहाँ पर बैठने मात्र से, यहाँ पर जो मकर रेखा नैनी से गुजरती है, गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारा मन ईश्वरीय आनंद से भर जाता है। उससे हमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी अंतर्दृष्टि के द्वारा जड़ और चेतन दोनों जगत दिखाई देते हैं। तब हम जगत क्या है ये देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है ये देख पाते हैं, और ब्रह्म क्या है ये देख पाते हैं। मूलतः ये सब प्रयागराज से उत्पन्न होता है। और इसी कुंभ के समय ही, इसी हमारे ग्रही स्थितियों के समय ही ये ऊर्जा जागृत होती है, जिससे हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और जगत का ज्ञान होता है, मानव कल्याण का भान होता है। मतलब हमारा इस समय आनंद से मन भर जाता है। तभी हमारी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह दिखाई देती है, कुटुंब की तरह दिखाई देती है, और सारे आनंदित रहें, सारे प्रसन्न रहें। क्योंकि अमृत मंथन के समय, अमृत निकालने के समय देव दानव संवादे मध्य माने महोदधौ, देवता और असुर अर्थात निगेटिव फोर्सेज एंड पॉजिटिव फोर्सेज दोनों ने ताकत लगाई, तब अमृत मिला। परिणाम क्या हुआ, अमृत को देवता लोग पिए, असुरों को मदिरा मिली। क्योंकि अब उसको मंथन में मदिरा भी उत्पन्न हुई। तो जिस तरह के योग्य लोग थे, उनको उनकी योग्यता के आधार पर दिया गया। तो देवासुर संग्राम यही है, अर्थात नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियों का संयोग नाम ही पृथ्वी है। तो कहीं न कहीं सर्वे भवंति, जो सुखिना है, यही भाव आया कि जो जिसको चाहिए वो प्राप्त हो जाए, सारे सुखी रहें, इसी से आया है सारी चीजें। अच्छा, 144 वर्ष बाद संयोग बन रहा है। कुछ संत ये कह रहे हैं कि 12 पूर्ण कुंभ जो हैं वो 12 बार उनका एक ऐसा संयोग बना है 144 साल का, और ये तमाम तरीके के मत आ रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई संयोग नहीं है, सरकार ने रख दिया महाकुंभ हो गया। आपकी ज्योतिष के हिसाब से ये 144 वर्ष का संयोग क्या है? अब देखिए,
कुंभ राशि का वर्णन, अरे आपका जो कुंभ का वर्णन ब्रह्मांड में व्याप्त कुंभ राशि से होता है। तो जब वृषभ राशि में बृहस्पति हो, मूलतः ये धर्म का संचालन करते हैं। मकर राशि में सूर्य सत्य का संचालन करते हैं। और जो क्रियाशीलता इसके बारे में, आज पहली बार कुंभ राशि में शनि है, और कुंभ राशि में शनि कम से कम 144 बार में एक बार आता है, जहां वृषभ राशि में गुरु होते हैं, मकर राशि में सूर्य होते हैं, और शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में है, जहां से अमृतत्व निकलता है। तो बिना शनि के कोई क्रिया की नहीं जा सकती। तो हम विचार में तो हम अमृतत्व की बात कर सकते हैं, कुंभ की बात, लेकिन शनि मतलब इस समय जो मुक्ताभिलाषी लोग हैं, जो अमरत्व का बोध करना चाहते हैं, मूलतः देह तो नश्वर है, बुद्धि नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। अगर आप इस समय साइंटिफिक तरीके से आत्मज्ञान करना चाहते हैं, तो इस बार का ये कुंभ आपके अंदर अमरता का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। अगर डीप एनालिसिस कुंभ का दर्शन करते हैं, कुंभ में व्याप्त गुरुत्वाकर्षण शक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित है कि आपके हृदय में रिवील हो जाएगा कि आत्मा है क्या। आत्मज्ञान ही अमरत्व का ज्ञान है। मृत्योर मां अमृतम गमय, यही कहा गया है। अमरता ही बेसिकली अमृत पीने के बाद अमरता आती है। तो अमरता का सिद्धांत, अमरता की अंतर्दृष्टि, अमरता दिखाई देती है, आत्मा यहाँ दिखाई देने लगती है। इस कुंभ का अब की बार ये परिणाम है जो 144 वर्षों के बाद आता है। धन्यवाद जेके न्यूज से बात करने के लिए। तो आपको पता लगा, ज्योतिषाचार्य जो हैं प्रयागराज के जाने माने हैं, विद्वान हैं, इन्होंने आपको बताया कि क्या महत्व है उस 144 वर्षों के बाद पड़ने वाले इस कुंभ का, और कुंभ के वेदों में क्या वर्णन है, इसको भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। ये रिपोर्ट आप अपने संबंधियों को, अपने जानने वालों को जरूर दिखाएं। जेके न्यूज की ये रिपोर्ट टेलीविजन इतिहास में महाकुंभ की कवरेज पर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिक रिपोर्ट है, इसे जरूर देखें। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी किशन के साथ अनुज हनुमत, प्रयागराज संगम से जेके न्यूज की। और इसी बीच आगे बढ़ रहे बात करें विवादित बयान की, जहां पर महाकुंभ में स्नान को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर अब पलटवार हुआ है। अखिलेश के बयान पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर ने भी पलटवार किया है। जयवीर सिंह ने कहा कि हर विषय में आलोचना करना उचित नहीं है। सपा प्रमुख ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पुण्य कमाने जाएंगे, वो पाप धोने जाते हैं। अब प्रदेश की योगी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, ये कहना है योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का। तो हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संगम स्नान के लिए ही गए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दे दिया, जिस पर अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, हर विषय की आलोचना करना भी उचित नहीं है। तो क्या कुछ कहना है पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी छोड़ दो, होस्ट है, पूरा यूपी होस्ट है। उत्तर प्रदेश का एक एक वासी पूरी दुनिया से आने वाले, हर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होस्ट की भूमिका, यानी घरौआ मैनपुरी की भाषा की भूमिका में रहना चाहिए। यदि अखिलेश जी सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, यदि उनकी आस्था श्रद्धा सनातन संस्कृति में है और हिंदू है, मुझे लगता है वहाँ आस्था की डुबकी लगाएं। मैं तो कई बार कह चुका है, साधारण का इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसके विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उस कार्यक्रम की, उस कार्य की तारीफ हो। जहाँ सरकार कोई गलत उनको लगता है तो उसकी आलोचना हो, यह विषय होना चाहिए। लेकिन हर विषय में आलोचना करना उचित नहीं लगता है। यदि अखिलेश जी की आस्था श्रद्धा है तो निश्चित रूप से आए, स्वागत है। आस्था में कुंभ की डुबकी लगे। चंद्रशेखर का भी बयान आया है इसमें मंत्री कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने बुरी तरीके से मारा पीटा है, जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। अच्छा, अखिलेश जी पर बचा है ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं, लेकिन वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है। भाजपा का भी दो अपराध देखिए, एक चीज साफ है कि हम राजनीतिक आधार पर प्रशासनिक दुरुपयोग करते हैं, ना सदुपयोग करते हैं। जो अपराधी है, जो गलत काम करेगा, जो गुंडाई करेगा, निश्चित रूप से प्रशासन उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेगा, उसमें कोई पक्षपात भेदभाव। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे बात कर रहे किसान संगठनों की, जहां पर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर
आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। और इस पूरी बड़ी खबर पर क्या है पूरी जानकारी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात हरियाणा में किसान संगठनों की, जहां पर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना पाई है, इसलिए आंदोलन को और तेज करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी भी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में हैं और उन्हें लागू कराया जाएगा। आपको बता दें कि किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं। किसान इससे पहले 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर को दिल्ली कूच कर रहे थे और रवाना भी हुए थे, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर किसान संगठनों से जुड़ी हुई, जहां पर एमएसपी समेत कुल 13 मांगों को लेकर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसान संगठन अलग अलग स्थानों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं सरवण सिंह पंडेर, उन्होंने कहा कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना होगा। अब तक हम शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन अब हम दिल्ली जाएंगे और उन्होंने कहा कि दबाव बनाएंगे और इसी सरकार के कार्यकाल में एमएसपी समेत सभी महत्वपूर्ण मांगों पर कानून भी बनवा कर रहेंगे। अब देखना बेहद खास है किसान नेताओं की इस प्रोटेस्ट पर आगे क्या कुछ रुख रहता है। नवदीप छाबड़ा पंजाब से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवदीप, किसान संगठनों की तरफ से जो नेता हैं सरवण सिंह पंडेर, उन्होंने कहा कि 101 किसानों के नेतृत्व में पूरा जत्था दिल्ली जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार से सीधी वार्ता की उम्मीद रखता है। कुणाल, देखिए बिल्कुल आज लगातार 53 दिन हो गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण वार्ता एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ 111 किसान जो हैं वो डल्लेवाल के समर्थन के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और उनकी भी भूख हड़ताल का आज खनौरी मोर्चे पर तीसरा दिन है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत का प्रस्ताव अभी तक भी किसानों के पास नहीं पहुंचा है। बातचीत का कोई रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल रमनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत का रास्ता खुल नहीं सका। जबकि किसान ये कहते हैं कि उनको बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट रोजाना डल्लेवाल और शंभू खनौरी मोर्चे को सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे वक्त में केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उनको कहीं ना कहीं मंजूर होगा, फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट देता है। दूसरा जो आपने बात की कि 101 किसान अब एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे, तो जाहिर सी बात है कल शंभू मोर्चे पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से कोई मोर्चा जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना नहीं हुआ, क्योंकि बार बार मोर्चा जब रवाना हुआ था तो हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया था। लेकिन अब 101 किसान 21 जनवरी को एक बार फिर पहले की तरह पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो जानकारी है हरियाणा पुलिस की तरफ से जितनी सुरक्षा वहां पर कड़ी की गई है और मुस्तैदी बढ़ाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि इन किसानों को आगे जाने से वहीं पर ही रोका जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका नवदीप, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर यूपी में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। कई IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। विशाख जी अब लखनऊ के नए डीएम होंगे, जबकि सूर्यपाल गंगवार सचिव मुख्यमंत्री बने हैं। बड़ी खबर, कुछ प्रशासनिक फेरबदल यहां पर सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश में, जहां पर लखनऊ के डीएम तक को भी बदल दिया गया है। सोनू यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। सोनू, जानकारी साझा कीजिए। हाल फिलहाल में देर रात ही कुल अच्छी खासी तादाद में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव को भी बदला गया है, साथ ही साथ लखनऊ के डीएम को भी बदला गया। बिल्कुल, देखिए कुणाल, देर रात उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। यहाँ 31 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 3 मंडलों के मंडलायुक्त बदले गए हैं, वही 14 जिलों के जिलाधिकारी भी हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा फेरबदल जो है वो प्रशासनिक अमले में देखने को मिला है। और यहाँ लखनऊ के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। लखनऊ के जो जिलाधिकारी थे सूर्यपाल गंगवार, वो मुख्यमंत्री के सचिव होंगे, और अलीगढ़ के जो जिलाधिकारी थे विशाख जी, उनको लखनऊ का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल देखने को मिला। और इस दौरान सबसे जो ज्यादा चर्चा में नाम है 2009 बैच के प्रमोटी आईएएस नरेंद्र प्रसाद पांडे का, क्योंकि इनको 15 दिन में 3 बार तबादला इनका हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक आईएएस अफसर का 15 दिन में 3 बार तबादला। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल देखने को मिला है, बड़ा फेरबदल है। 31 आईएएस अफसरों के एक साथ तबादले किए गए हैं, कहीं ना कहीं बेहद अहम भी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जहाँ समीक्षा बैठक करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर अफसर किसी जिले में लापरवाही करता है, या फिर जो जनहित के काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं ठीक ढंग से सुचारू नहीं कर पा रहे, तो कोई भी वो बख्शा नहीं जाएगा। यही एक संदेश देने की कोशिश की गई। बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। जी चलिए, शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो सुरक्षा के साथ साथ अन्य तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करने वाले कुल 31 आईएएस अधिकारियों का बीती रात योगी सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।